नमस्कार दोस्तों। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं महाकाल प्रभु का नाम लेकर। देखिए, हम कल तक जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे दिल्ली सल्तनत हम खत्म कर चुके थे मध्य प्रदेश के हिसाब से। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मुगल काल। जो मुगल काल पूरा मुगल काल नहीं पढ़ेंगे, जो इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी योगदान मुगलों का मध्य प्रदेश से संबंधित रहा, मतलब कोई भी कार्य या कोई भी उनका रिलेवेंट कोई भी कार्य जो मध्य प्रदेश से संबंधित रहा, वो चीजें हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे और वही तथ्य हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के जीके में मध्य प्रदेश के इतिहास पूछा जाएगा, ना कि भारत के इतिहास। ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब भारत के इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो मुगलों का योगदान मध्य प्रदेश के इतिहास में रहा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा ही होगा, ये हाथ में जो किताबें लेकर बैठा है कौन हो सकता है? ये बाबर है ना। तो मुगलों के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले जब मुगलों का इतिहास प्रारंभ होता है, यहीं पे लिख लेते हैं, मुगल काल जब प्रारंभ होता है, मुगल काल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बैकग्राउंड मुगल काल, मुगल काल, ये आपका मुगल काल प्रारंभ होगा। मुगल काल, मुगल काल आपका जो प्रारंभ होता है वो होता है आपका 1526 से स्टार्ट होता है, और सभी आप सभी को पता है 1857 की क्रांति तक जो बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक होता है, जिसे रंगून में भेज दिया जाता है, वहां तक चलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ आपका औरंगजेब तक ज्यादा योगदान रहा, तो औरंगजेब तक हम पढ़ेंगे बाबर से लेकर, है ना। तो मुगल काल स्टार्ट कहाँ से हुआ? आप सभी को पता है 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का फर्स्ट युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण भारत में दे दिया गया था दौलत खान लोधी द्वारा, जो इब्राहिम लोधी का चाचा था। और भी बहुत से शख्स थे, कहीं ना कहीं दिल्ली की जो गद्दी थी उसे पाना चाह रहे थे। उस समय इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। तो इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में हारता है। इब्राहिम लोधी, जब इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में हारता है, इससे पहले यह क्या करता है कि ये मध्य प्रदेश की जो तोमर वंश का शासन होता है, उस वंश के शासक विक्रमजीत को हरा देता है। इसके बाद जो तोमर वंश होता है वो लोधी वंश के अधीन आ जाता है, और कहीं ना कहीं पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका साथ देता है? इब्राहिम लोधी का। कौन? तोमर वंश मध्य प्रदेश का। तो जिससे कहीं ना कहीं बाबर गुंसाए होता है, वो कहीं ना कहीं फिर मध्य प्रदेश पर आक्रमण भी करता है। वो सारी चीजें जानेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मुगल काल में आप सभी को पता है बाबर आएगा, बाबर के बारे में पढ़ेंगे। फिर बाबर का बेटा आएगा हुमायूं, हुमायूं के बारे में जानेंगे, मध्य प्रदेश से संबंधित। फिर हुमायूं के बाद कुछ समय के लिए मुगल वंश से इतर कौन आएगा? शेरशाह सूरी। उसके बारे में स्टोरी जानेंगे कि शेरशाह सूरी बीच में कैसे आ गए। इसके बाद फिर हुमायूं का बेटा अकबर आएगा, आप सभी को पता है अकबर आएगा। इसके बाद हुमायूं, अकबर के बाद कौन आएगा? अकबर के बाद जो आएगा वो आपका आएगा जहांगीर आएगा, और जहांगीर के बाद जो आएगा वो आएगा शाहजहां आएगा, और शाहजहां के बाद जो आएगा वो आएगा औरंगजेब। औरंगजेब, इन सभी मुगल शासकों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये इनसे इन्होंने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित कोई ना कोई कार्य जरूर किया है, और कहीं ना कहीं अपना जो अधिकार क्षेत्र मध्य प्रदेश से अतिरिक्त भी बनाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। सबसे पहले बाबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये है बाबर। अब बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर का जो शासनकाल रहा वो रहा आपका 1526 से लेके 1530 तक। तो बाबर के बारे में जानते हैं सबसे पहले। बाबर, बाबर, ये बाबर 1526 से लेके 1530 तक चलता है। ऐसा माना जाता है जब बाबर ने आक्रमण किया था। इससे पहले हालांकि बाबर 5 आक्रमण कर चुका था, 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत, पानी खाना चांद घाघरा नहीं, ये ट्रिक है जो मैं यहाँ पे बाद में बता दूंगा जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। पानी, पानीपत का पहला युद्ध लड़ा 1526, पानी खाना कलवा का युद्ध, चांद चांदेरी का युद्ध, और आखिरी लड़ा था घाघरा का युद्ध। तो ये 4 युद्ध लड़े थे बाबर ने भारत में,
है ना, वो बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ चुका था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध जब ये लड़ चुका था 1526 में, और कहीं ना कहीं इसने कहां पर कब्जा कर लिया था, और इसने कब्जा कर लिया था कहां पर, दिल्ली में। जब दिल्ली की गद्दी पर बाबर बैठ चुका था तो बाबर क्या चाह रहा था कि संपूर्ण भारत में मेरा अधिकार हो जाए। लेकिन जब बाबर ने ऐसा सोचा तो सबसे बड़ी दिक्कत थी राणा सांगा उस समय, क्योंकि राणा सांगा बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। जो उस समय के जो शासक थे वो राणा सांगा सबसे ताकतवर थे, और कहीं ना कहीं राणा सांगा का ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने बाबर से बोला था कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन राणा सांगा ने मदद नहीं की। इसके बाद बाबर किस पर आक्रमण करता है, राणा सांगा पर। तो जो अगला युद्ध होता है पानीपत के बाद, खंडवा का युद्ध, किसका युद्ध होता है, खंडवा का युद्ध। खंडवा का जो युद्ध होता है ये आपका होता है, इतना ही ध्यान रखना, 1527 में क्रम से युद्ध होते हैं, एक एक साल छोड़कर इसने युद्ध किए सारे। तो खंडवा का युद्ध होता है। इस खंडवा के युद्ध में जो है राणा सांगा के साथ हुआ था बाबर का युद्ध। राणा सांगा, जब राणा सांगा के साथ युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध में एक मध्य प्रदेश से संबंधित एक व्यक्ति ने साथ दिया था। आप सभी को पता है उसका नाम था मेदिनी राय। क्या नाम था, मेदिनी राय। तो मेदिनी राय ने क्या किया था, राणा सांगा का साथ दिया था, साथ दिया। जब राणा सांगा का मेदिनी राय ने साथ दिया तो फिर क्लियर कट बात है कि भैया अगर कोई इंसान किसी का साथ देगा तो उस पर भी आक्रमण होगा, वो तो इतिहास गवाह है। तो इसके बाद जो अगला युद्ध होगा वो किसके खिलाफ होगा, वो होगा आपका मेदिनी राय के खिलाफ। तो अगला युद्ध जो होगा वो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, 1528 में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या करता है, बाबर चंदेरी पर आक्रमण करता है, और ये युद्ध किसके साथ होता है, मेदिनी राय के साथ। मेदिनी राय, मेदिनी राय के साथ जब युद्ध होता है तो ऐसा माना जाता है बाबर ने चंदेरी के किले को जीतने के लिए बहुत जतन किया, लेकिन किला इतनी ऊंची पहाड़ियों पर था कि वो जीत नहीं पा रहा था। फिर उसने क्या किया कि भैया ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे, वो गया पीछे किले के पीछे। तो उसने देखा जब रात्रि का समय था, सब सो रहे थे पहरेदार, तो चुपचाप उसने सीधा किला था तो उसने तिरछी कर करके घाटी काट दी। तो वहां पर भी अभी भी मौजूद है कट्टी घाटी, और कट्टी घाटी काट कर चंदेरी के किले को जीता था। किले को तो जीत लिया था, मेदिनी राय को हरा दिया था। इसके बाद देखा गया कि जो कल्चर है भारत का, उसने कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने अपने आप को इसको समर्पित करने से मना कर दिया, मुगलों को समर्पित करने से मना कर दिया, और माँ की जो स्त्रियां थी उन्होंने जोर कर लिया। वो जोर प्रथा आप भारत में लगभग हर जगह देख सकते हो, क्योंकि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यहाँ की महिलाओं ने जोर किया है। तो मेदिनी राय के साथ हुआ, मेदिनी राय को हरा दिया। कट्टी घाटी आप चंदेरी में जाकर देख सकते हो वहां पर। इसके अलावा जब मेदिनी राय हार गया चंदेरी की युद्ध में, फिर आगे क्या होता है, इसके पुत्र थे, किसके, बाबर के जो पुत्र थे, किसके, बाबर के पुत्र आप सभी को पता है, एक तो हुमायूं था, हुमायूं, और एक था कामरान। हुमायूं और कामरान के साथ किसका विवाह कर दिया था, विवाहों का सीजन चल रहा है, तो विवाह कर दिया था मेदिनी राय की पुत्रियों का, है ना। तो मेदिनी राय की पुत्रियों का विवाह कर दिया था, पुत्रियों का विवाह, जो मेदिनी राय था उसकी पुत्रियों का विवाह इनके साथ कर दिया था, क्योंकि मेदिनी राय तो मारा गया था, इनकी पुत्रियां थी मेदिनी राय, जिनका विवाह हुमायूं के बेटे बाबर के बेटे हुमायूं कामरान से कर दिया था। लेकिन चंदेरी के युद्ध में एक खास बात है कि इस युद्ध में शेरशाह सूरी भी था, ये ध्यान रखना। शेरशाह सूरी भैया इस युद्ध में किसकी तरफ से लड़ा था, बाबर की तरफ से, बाबर की तरफ से लड़ा था, और बाबर का साथ दिया था शेरशाह सूरी ने, जिसके बारे में भी जानेंगे आने वाले समय में। इसके अलावा बाबर ने इतनी लाशें बिछाई थी और कहा था कि सबों का क्या बना दो, मीनार बना दो, मीनार बना दो, किसकी, सबों की। मतलब इतनी सारी
लाशें बिछा दी थी कि सबों की मीनार बना दी थी उसने, सबों की मीनार, लोगों को मार मार कर इकट्ठा करके मतलब एक ऊंची वो बना दी थी उसने, दीवार टाइप से, तो सबों की मीनार बना दी थी बाबर ने। तो ये सारी चीजें जो बाबर के बारे में मध्य प्रदेश से संबंधित हो सकती हैं वो मैंने यहाँ पे बता दी। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेते, आपके सबको शिकायत होती है सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते आप। जो अगला शासक आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ले लो यार आप, है ना। अगला शासक आएगा वो आएगा हुमायूं। ये है हुमायूं, आप सभी को पता है। ये हुमायूं रहा, ये 1530 से लेके 1545 तक रहेगा। हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं ये आपका रहता है 1530 से लेके 1540 तक हुमायूं का शासनकाल रहता है। और इसके अलावा और भी रहता है, फिर 1545 से लेके 1556 तक इसका शासनकाल रहेगा, क्योंकि उस समय एक और लिख लो इसका 1545 से लेके 1556 तक। आप लगे होगा ये क्या गड़बड़ है यार, मतलब 5 साल का गेप कैसे आ रहा है, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि 5 साल कहाँ चले गए थे। तो हुमायूं के बारे में बड़ी दिलचस्प कहानियां है कि हुमायूं थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ये इतना ज्योतिष में विश्वास करता था कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था ज्योतिष के हिसाब से, कि आज वो पहन के जाना है, आज वो पहन के जाना है। लेकिन बदनसीबी देखो हुमायूं की कि ये वो शासक था जो गिरते पड़ते चला, सारे जीवन गिरते पड़ते रहा और अंत में भी गिरते पड़ते ही मर गया। इस टाइप की इसके बारे में क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये इसने सही से शासन नहीं कर पाया बेचारा। जब शेरशाह सूरी ने हरा दिया तो सिंध भाग गया था, इसके बाद वापस आया, तो चलता रहा इसका, वो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन हुमायूं का मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या योगदान रहता है वो सारी चीजें जानते हैं। तो हुमायूं जब आया तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि हुमायूं जब ग्वालियर गया, ग्वालियर, इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया, किसने, हुमायूं ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर पर आक्रमण करने का कारण था, मैं यहाँ पे एक चीज नोट करके वापस बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि पानीपत का जब युद्ध हुआ था, पानीपत पानीपत का युद्ध, पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में एक शासक ने इब्राहिम लोदी की तरफ से भाग लिया था, वो था विक्रमजीत सिंह तोमर। विक्रमजीत सिंह तोमर, ये विक्रमजीत सिंह तोमर ने पानीपत में बाबर के खिलाफ इब्राहिम लोदी के साथ भाग लिया था। इसीलिए ग्वालियर पर अब आक्रमण कौन करता है, हुमायूं करता है। जब ग्वालियर पर हुमायूं आक्रमण करता है तो तोमर वंश क्या करता है, तोमर वंश यहाँ पर, क्योंकि ग्वालियर पर कौन सा शासन था, तोमरों का शासन था, तो तोमर वंश क्या करता है कि भैया तुम दिक्कत मत करो और कोहिनूर हीरा ले जाओ। कोहिनूर हीरा, ये वही हीरा है भैया जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, प्राचीन काल से जो अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत से लाए थे। अपने सेनापति नुसरत जो हजार दिनारी था, जो मलिक कपूर था, उसने जो दक्षिण भारत में जो गोलकंडे की खदान से जो हीरा प्राप्त किया था, वो हीरा वही चल रहा है, ये कोहिनूर हीरा ये वही है। अंत में ये लंदन में पहुंच जाता है ना। तो ग्वालियर आक्रमण किया, तो ग्वालियर पर आक्रमण किया तो तोमर वंश ने कहा, इसलिए ग्वालियर पर आक्रमण किया था इसने, तो तोमर वंश ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम कोहिनूर हीरा ले जाओ और जाओ यहाँ से, है ना। इसके अलावा क्या चीजें होती हैं कि जब ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया और कोहिनूर हीरा ले गए, फिर आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक शासन था, और उस यहाँ पर एक शासक था कौन से क्षेत्र में, मालवा में। ये आप देख सकते हो, ये मालवा बनाते हैं, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र देख लो आप, ये मध्य प्रदेश अगर बनाएंगे तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, मालवा है, आप सभी को पता। ये आपका क्षेत्र ग्वालियर वाला है ना। जब इसने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया, हुमायूं ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, तो अगला आक्रमण ऑब्वियसली बात है कहां पर करेगा, मालवा पर करेगा। तो जैसे ही इसने मालवा पर आक्रमण किया, और मालवा पर कौन शासन कर रहा था इस समय, जो गुजरात का शासक था बाज बहादुर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाज बहादुर, सॉरी बहादुर शाह, बाज बहादुर ने यहाँ पर शासन कर रहा था, बहादुर शाह।
बहादुर शाह ये गुजरात का शासक था जो यहाँ पर अपना कब्जा स्थापित किए हुए था या अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो हुमायूं के साथ जो अगला युद्ध होगा वो होगा मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध, मंदसौर का युद्ध हुआ क्योंकि हुमायूं कहीं ना कहीं इधर से गवालियर से इधर से नहीं आया था, इधर इधर होते हुए यहाँ पर पड़ता है मंदसौर, तो मंदसौर वाले इलाके से आया था। तो यहाँ पर युद्ध होता है मंदसौर का युद्ध, किस किसके बीच होता है? हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह। बहादुर शाह, जब हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में ये युद्ध हुआ तो बहादुर शाह हार गया और वापस का चला गया गुजरात में, मैंने आप सभी को बताया था, वापस गुजरात चला गया और ये मंदसौर का युद्ध हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर बहादुर शाह का हुमायूं अपना शासन स्थापित कर देता है और अपने सामंत को यहाँ पर नियुक्त कर देता है। इसके बाद फिर हुमायूं के साथ एक चोट हो जाती है, वो क्या हो जाती है? 1539 में, 1539 में हुमायूं को कौन सा युद्ध लड़ता है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, जब चौसा का युद्ध लड़ता है तो इस युद्ध में हुमायूं का जो साथ देता है वो कौन देता है? वीरभानु। वीरभानु, वीरभानु चौसा के युद्ध में साथ देता है किसका? हुमायूं का, क्यों? वीरभानु ये बघेल था। तो आप सभी को पता है कि जब तक मुगल काल रहा और मुगल शासक रहे तो कहीं ना कहीं मुगलों का आगे जाके जहांगीर जैसे जहांगीर भी इनकी मदद करता है बघेलों की, तो कहीं ना कहीं आगे भी मुगलों के जो संबंध थे वो बघेलों के साथ अच्छे रहे, क्योंकि और मुगलों ने बघेलों को कर मुक्त रखा गया कि उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं रखा गया, क्योंकि एक एहसान के बदले, क्योंकि वीरभानु बघेल ने किसका साथ दिया था? चौसा के युद्ध में हुमायूं का साथ दिया था। हालांकि चौसा के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चौसा का युद्ध ये शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। शेरशाह सूरी के साथ चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ हुआ। इस युद्ध में हुमायूं जीत गया था, लेकिन जब अगला युद्ध कौन सा हुआ? 1540 में। 1540 में जो युद्ध होता है वो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं क्या करता है? हार जाता है। क्या कर जाता है? हार जाता है। और जब हुमायूं बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540 में हार जाता है तो अब कौन कब्जा कर लेगा? शेरशाह सूरी, क्योंकि ये शेरशाह सूरी के साथ ही दोनों युद्ध हुए थे। तो शेरशाह सूरी के साथ ये और ये, पहले युद्ध में हुमायूं जीतता, दूसरे युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देता है। तो अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा आपका शेरशाह सूरी, ये है ना। तो अब 1540 से लेके अब कौन सा शासक आएगा? वो आएगा आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी कब तक आएगा? 1540 से लेके 1545 तक। किसका शासनकाल रहेगा? ये रहेगा आपका शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी भैया ये अफगान का ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक शासक था और इसने जितने 5 साल में कार्य किए तो ना तो मुगल काल में हुए, ना दिल्ली सल्तनत में हुए, ना अंग्रेज कर पाए। इतना सारा काम इस अकेले ने 5 साल में कर दिया था। इसने ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई थी, बहुत सारी रोडों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कर व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, बहुत सारी चीजें थी। शेरशाह सूरी, इसका नाम पहले फरीद खान था, फिर इसका नाम शेर खान पड़ा। शेर खान ऐसे पड़ा कि इसने तलवार के एक ही बार से शेर का वध कर दिया था। इसके बाद शेर खान इसका नाम पड़ा। बाद में इसने शेरशाह सूरी रख लिया था ये युद्ध जीतने के बाद। तो इसके बारे में जान लेते हैं। शेरशाह सूरी भी बहुत बहुत क्या था, ये मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और लगातार अपना, जब ऐसे काफी समय आप देख रहे हो शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, कभी इसके अधीन कार्य कर रहा है, कभी उसके अधीन कार्य कर रहा है। तो अब ये फाइनली क्या होता है कि अपने दिल्ली सल्तनत पर ये मुगल काल में क्या करता है, ये दिल्ली पर अब ये अपना कब्जा कर लेता है। कौन? शेरशाह सूरी। जब दिल्ली पर कब्जा करता है तो ये मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश में आता है ये 1543 में। जब ये 1543 में मध्य प्रदेश में आता है तो ये यहाँ पर आक्रमण करता है रायसेन पर। रायसेन में एक शासक था, उसका नाम था पूरणमल। ऐसा माना जाता है ये इतिहास में सबसे बड़ा धब्बा इसकी जीत पर यही है, क्योंकि इतना बड़ा शासक होने के बाद, इतना बड़ा सम्राट होने के बाद
इसने क्या किया, इस पूरनमल को धोखा दिया था, क्योंकि ये रायसेन किला नहीं जीत पा रहा था। लगातार बहुत यत्न जतन करने के बाद भी ये 2-3 महीने का डेरा वहां पर डाले हुए था, तब भी यह वहां पर नहीं जीत पा रहा था। लेकिन जब इसने ये विश्वास दिलाया कि ये रायसेन किले के दरवाजे खोल दिए जाए और मैं आप पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन पूरनमल ने कहा कि भैया ऐसे नहीं मानेंगे, आप कुरान पर हाथ धर के कसम खा जाओ कि मैं आप पे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसने शेरशाह सूरी ने कुरान पर हाथ धरकर कसम खा ली कि मैं आप पे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद शेरशाह सूरी ने पूरनमल की हत्या कर दी और फिर कहीं ना कहीं रायसेन किले पर इसने कब्जा कर लिया। तो इतिहास में कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये एक जीत का धब्बा है। इसने एक छोटे से किले को जीतने के लिए अपना ईमान तक बेच दिया था, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो जाती है। पूरनमल हो गया। इसके बाद जो अगला आक्रमण करता है वो करता है, ये अंतिम आक्रमण होता है, वो होता है इसका कालिंजर आक्रमण। ये करता है ये 1545 में। कब करता है? 1545 में। 1545 में जो आक्रमण किया जाता है वो किया जाता है कालिंजर आक्रमण। कालिंजर के किले पर आक्रमण करता है। कालिंजर के किले पर जब आक्रमण करता है, ऐसा माना जाता है कि ये उक्का नामक अग्नि यंत्र चला रहा था। उक्का, उक्का नामक आग्नेय यंत्र, हुक्का नामक आग्नेय यंत्र चला रहा था, कहीं ना कहीं उस पर बैठ के चला रहा था। इसने जैसे ही गोला दागा तो सामने जो दीवार थी उससे टकराया गोला, और गोला टकराने के बाद वापस आ गया और इसकी जो आगे जो चला रहा था उसी के पास आकर गिर जाता है। और इसके बाद क्या करता है, क्या होता है कि इसकी मौत हो जाती है, इसका खत्म खेल हो जाता है। किसका? शेरशाह सूरी का। लेकिन शेरशाह सूरी का मध्य प्रदेश में और भी योगदान रहा। इसने एक सड़क निर्माण, इसे सड़क निर्माण का बड़ा शौक था, इसने ग्रांड ट्रक रोड निर्माण करवाई थी। तो शेरशाह सूरी ने जो सड़क निर्माण करवाई थी वो आपकी करवाई थी आगरा से लेके बुरहानपुर तक। ध्यान रखना, आगरा से बुरहानपुर। आगरा से कहां तक करवाई थी इसने? बुरहानपुर तक। बुरहानपुर तक इसने रोड निर्माण करवाई थी। बाकी इतना ही ध्यान रखना, बाकी जो आगे पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें सन की डंडिस की है और बहुत सारी चीजें जो इसने चलवाई थी। रुपया जो वर्तमान में चलन में इसने चलवाया था वो इतिहास में आगे जानेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सिर्फ इतना योगदान रहता है। जो अगला शासक आता है शेरशाह सूरी के बाद, है ना, वो अगला शासक आएगा, वो आपका आएगा कौन? अकबर। अकबर के बारे में जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अकबर से कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, और अकबर को तो भैया रट लेना। तो अगला शासक आएगा वो आएगा आपका अकबर। अकबर, अकबर का शासनकाल रहा आपका 1556 से लेके 1605 तक। ये अकबर का शासनकाल रहता है। 1556 से लेके 1605 तक जो शासनकाल रहेगा वो अकबर का शासनकाल रहेगा। अकबर के शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं मध्य प्रदेश से संबंधित होती हैं, उन सारी घटनाओं को जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने सबसे पहले जो मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था वो किया था सहारनपुर का युद्ध 1561 में। आप सभी को पता है कि आदम खान ने, जिसकी नजर बाज बहादुर की पत्नी रूपमती पर थी आदम खान की, इसलिए उसने अकबर को निमंत्रण दिया कि आइए यहाँ पर आक्रमण कीजिए और बहुत ही सुंदर स्त्री से ले जाइए अपने हरम में। लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद में फिर आक्रमण करता है, वो कहां पर? गोंडवाना लैंड पर आक्रमण करता है, रानी दुर्गावती को भी इसी टाइप से अपने हरम में शामिल करने के लिए, लेकिन वहां पर भी वो सक्षम नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों जगह वो दुर्गावती भी आत्मदाह कर लेती है और ये भी आत्मदाह कर लेती है। फिर 1601 में ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बुरहानपुर पर आक्रमण करता है, खानदेश पर आक्रमण करता है और इतना सोना बांटता है कि वहां, इसलिए बोला जाता है कि बुरहानपुर की जो किले की कुंडिया थी उसने सोने से खोली थी, ऐसा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है वीर बहादुर शासक क्यों रहा है, वो सारी चीजें तो जानते हैं अकबर के बारे में। सबसे पहले अकबर ने जो किया है वो किया आदम का 1561 में। 1561 में जो आदम खान इसका सेनापति था। कौन सेनापति था? आदम खान।
आजम खान सेनापति था और इसने जो युद्ध लड़ा वो था सहारनपुर का युद्ध। पहले भी बता चुका हूं मैं, सहारनपुर का युद्ध जो राजगढ़ में पड़ता है, सहारनपुर का युद्ध लड़ा, सहारनपुर का युद्ध हुआ। ये युद्ध किसके साथ हुआ? आजम खान और किसके साथ हुआ? ये बाज बहादुर, बाज बहादुर। और इसमें बाज बहादुर हार जाता है और ये यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बाज बहादुर मालवा क्षेत्र पर कौन अधिकार कर लेता है? अकबर का अधिकार हो जाता है। लेकिन ये सारा युद्ध, ये सारा खेल हुआ था रानी रूपमती के लिए, रानी रूपमती, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। रानी रूपमती को लेकर ये युद्ध हुआ था। क्यों? जब ये भाग जाता है वहां पर, इसके बाद रानी रूपमती क्या कर लेती है? आत्मदाह कर लेती है। और जब इसे पता चलता है, बाज बहादुर को पता चलता है कि रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया। इसके हारने का पीछे भी कारण है क्योंकि ये संगीत में लीन हो चुका था। रानी, इससे पहले बाज बहादुर और रानी दुर्गावती के बीच में युद्ध हो चुके थे, 2 युद्ध हो चुके थे। दोनों युद्ध में रानी दुर्गावती क्या करती है? बाज बहादुर को हरा देती है। इसके बाद बाज बहादुर से मतलब शस्त्र त्याग कर देता है और कहीं ना कहीं संगीत में लीन हो जाता है। इसके बाद जब वैसे भी निर्बल हो गया था तो इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये भाग जाता है। फिर इसके बाद रानी रूपमती आत्मदाह कर लेती है। फिर इसकी कब्र पर आकर ही बाज बहादुर क्या कर लेता है? ये भी आत्मदाह कर लेता है। बहुत बड़ा प्रेमी हो गया था, है ना। आशिक बहुत हुए हैं इस इतिहास में, तो ये भी एक आशिक ही था। 1561। फिर इसके बाद 1564 में आते हैं। 1564 में क्या होता है कि वापिस यहाँ पे आजम खान था, फिर आसफ खान आता है। कौन आता है? आसफ खान। और आसफ खान ये बोलता है कि भैया गोंडवाना का युद्ध होता है, उसमें रानी दुर्गावती के साथ ये युद्ध होता है। और जिसमें आप सभी को पता है जब गोंडवाना लैंड पढ़ेंगे तो पूरी की पूरी रियासत है, उसमें सारी जानकारी डिटेल से पढ़ेंगे कि सरमन आदि वगैरह और कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें वापस जानेंगे। लेकिन फिलहाल शॉर्ट में जान लेते हैं। आसफ खान और रानी दुर्गावती के बीच ये युद्ध होता है। और कहीं ना कहीं फिर रानी दुर्गावती जब अंत में लगता है कि वो हार रही है, ये अपने सीने में कटार रोककर आत्मदाह कर लेती हैं और इनकी हत्या अकबर की हत्या नहीं चढ़ती है। क्योंकि अकबर का उद्देश्य ये था कि रानी दुर्गावती को ये अपने हरम में शामिल करना चाहता था, इसलिए इन्होंने आत्मदाह कर लिया। उस समय बहुत संपन्न राज था और गोंडवाना लैंड ये अभियान पूरा होता है ना। गोंडवाना लैंड अभियान था यहाँ पर। आसफ कहा गया ये 1564 में गोंडवाना लैंड का अभियान था, गोंडवाना लैंड अभियान ये है ना। बाकी ये पूरी रियासत है, उसमें हम पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड के बारे में। तब आप मैं सारी जानकारी बताऊंगा बारी बारी से। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो एक और होता है, जो युद्ध होता है वो 1600 ईस्वी में होता है। 1600 ईस्वी में, 1600 जो 1 ईस्वी में या 1605 ईस्वी में, कहीं कहीं 5 मिलता है, कहीं कहीं 1 मिलता है, ऐसा माना जाता है। 1605 ही या 1 मिलता है, कहीं देख लेना आप पूरा, जहां तक है 1 ही है, लेकिन कहीं ना कहीं 5 मिल जाएगा आपसे, तो थोड़ा देख लेना, बाकी 1 ही है। 1601 ईस्वी में अकबर क्या करता है? जो अकबर का अंतिम आक्रमण होता है, ये मध्य प्रदेश में और संपूर्ण भारत में ही अकबर का अंतिम आक्रमण माना जाता है। क्योंकि इसके बाद तो 1605 में अकबर की मृत्यु ही हो जाती है। ये आक्रमण होता है अकबर का खानदेश पर। कहां पर होता है? खानदेश, जो कहां पर है? बुरहानपुर पर। बुरहानपुर यहाँ पर आक्रमण करता है। और यहाँ का जो शासक होता है वो होता है मीर बहादुर। यहाँ का शासक होता है, कौन होता है शासक? कौन था यहाँ का शासक? होता मीर बहादुर। मीर बहादुर देख तो रहा है ना, मीर बहादुर। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने इस किले को जीतने की खुशी में इतना सारा सोना बांटा था कि बहुत ज्यादा लोगों को, यहाँ के पहरेदार वगैरह सब थे, उन पर बहुत सारा सोना लौटा दिया था। इसलिए कहा जाता है कि अकबर ने जो बुरहानपुर, जो खानदेश का दरवाजा खोला था, वो सोने की कुंजियों से खोला था, इसलिए बोला जाता है ना। ये हो गया आपका। इसके अलावा और भी इसके दरबार में जो संगीतकार थे वो मध्य प्रदेश से संबंधित थे। संगीतकार आप सभी को पता है बेजू बावरा। बेजू बावरा प्रसिद्ध संगीतकार है, बेजू बावरा, है ना, जो चमेरी से कहीं ना कहीं संबंधित थे। इसके अलावा तानसेन जो ग्वालियर से संबंधित थे, तानसेन। इन सभी के बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे बाद में, है
है ना, जितना कवर हो सकता है यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेवेंट चीजें कवर करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे हम इतिहास में घुसे अंदर तो भैया वो तो बहुत बड़ा इतिहास है। अकबरी पढ़ते पढ़ते अपने 2 दिन हो जाएंगे तब भी अकबर खत्म है ना। तो मध्य प्रदेश संबंधित पंडित फिलहाल संगीतकार है। इसके अलावा अकबर के ये बुरहानपुर में एक चीज और ध्यान रखना कि जो बुरहानपुर है, इस बुरहानपुर में खूनी दरवाजा है, और यहाँ पर जो पानी की बावड़ी है वो भी बनाया गया है, खूनी दरवाजा, खूनी भंडारा, सॉरी खूनी भंडारा है यहाँ पर, खूनी भंडारा। और इस खूनी भंडारे का जो निर्माण करवाया था, खूनी भंडारे का जो निर्माण करवाया था वो अब्दुल रहीम खाने खाना ने करवाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अब्दुल रहीम खाने खाना ने कहीं ना कहीं यहाँ पर खूनी भंडारे का निर्माण करवाया था, और यहीं पर जल वितरण व्यवस्था रहती है। खूनी, जैसे खूनी या खूनी भंडारा भी कहा जाता है। इसके अलावा ये व्यवस्था आपको इसके बाद कहाँ देखेगी, ईरान में। ध्यान रखना, ये व्यवस्था आपको ईरान में भी नजर आएगी, यहाँ से जो भारत से ही गई है। यहाँ पर जल भंडारण व्यवस्था भी आपको, जल वितरण व्यवस्था की प्रणाली भी देख सकते हो यहाँ पर ये। इसके अलावा जल वितरण व्यवस्था, तो ये चीजें आप ध्यान रखना यहाँ पर। और चीजें देखते हैं, तो अब्दुल जो अकबर थे, अकबर के दरबार में नवरत्न थे। आप सभी को पता है इतिहास में 2 शासकों के पास नवरत्न थे। वो थे, एक तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास नवरत्न थे जो अपन पढ़ चुके हैं, और एक थे अकबर के पास नवरत्न थे। नवरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने खान, उसमें से एक और है बीरबल। कौन है, बीरबल। ये वही बीरबल है जो अकबर और बीरबल की आप कहानियां निरंतर रूप से देखते रहे होंगे। और बीरबल जो है वो लगातार, जो इनका जो जन्म होता है वो कहां पर होता है, सीधी के घोघरा, घोघरा गांव सीधी में इनका जन्म होता है। किसका, बीरबल का। बीरबल और अकबर की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी। इसके अलावा बीरबल के अलावा एक और इनका जो नवरत्न था वो था आपका मुल्ला दो प्याजा, जो हंडिया हरदा में जिनकी कब्र है। मुल्ला दो प्याजा देख तो रहा है ना, मुल्ला दो प्याजा, ये मुल्ला है, मुल्ला दो प्याजा, जिसकी कब्र कहां पर मिलती है आपको, हरदा के हंडिया में, हरदा की हंडिया में इनकी कब्र देखने को आपको मिलती है। तो अकबर के बारे में जितनी भी इंपोर्टेंट चीजें हो सकती है जो मध्य प्रदेश से संबंधित हो सकती है वो मैंने सभी बताने की कोशिश की है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो शासक आता है वो आता है आपका, कौन आएगा अगला शासक, ये यार छोड़िए यार, स्क्रीन शॉट ले लो आप, क्योंकि आप बाद में बोलोगे कि हमें स्क्रीन शॉट नहीं लेने दिया जाता है, तो आप स्क्रीन शॉट ले लो। बाकी जहां तक होगी चीजें आप प्रोवाइड करवा दी जाएगी, है ना। अगला शासक जो आएगा वो आएगा 1605 से लेके 1627 के लिए जहांगीर। ये देख सकते हो जहांगीर है, ये कौन है, जहांगीर, अगला शासक। जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर था। ये भैया ऐसा माना जाता है कि चित्रकला का स्वर्णयुग अगर किसी काल को कहा जाता है तो वो था जहांगीर का। क्यों कहा जाता है ऐसा, क्योंकि जहांगीर ने चित्रकला में इतनी निपुणता हासिल कर ली थी कि ये बोलता था कि मुझे चित्र लाकर बता दो और मैं बता दूंगा कि ये आंख किसकी है, नाक किसकी है, जीवा किसकी है या भोई किसकी। इतना खतरनाक आदमी था चित्रकला के मामले में। तो खैर छोड़ो, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से संबंधित क्या क्या चीजें हो सकती है जहांगीर के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दी थी जहांगीर के कहने पर, आप सभी को पता है वो कर दी थी
अबुल फजल की हत्या। अबुल फजल अबुल फजल की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि जहांगीर और अबुल फजल के बीच कहीं ना कहीं तनातनी हो रही थी, और अबुल फजल चाह रहा था कि जहांगीर क्या ना बने, राजा ना बने, तो कहीं ना कहीं इनके बीच तनातनी लगातार रूप से चल रही थी। तो ये दक्षिण से उत्तर भारत की ओर जा रहा था, और फिर इसके दोस्त था वीर सिंह बुंदेला। इसके कहने पर, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने कहा कि टेंशन मत कर, अपन निपटा देंगे। तो इन्होंने निपटा दिया किसको? अबुल फजल को। तो ध्यान रखना, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ये वीर सिंह बुंदेला ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसकी हत्या कर दी। इसके अलावा जो अगला काम किया वीर सिंह बुंदेला के बारे में ध्यान रखना, वीर सिंह बुंदेला ने, क्योंकि बुंदेलखंड का ही था, वीर सिंह बुंदेला, जब बुंदेलखंड के बारे में पढ़ेंगे तो वीर सिंह बुंदेला के बारे में और सारी जानकारी चीजें पढ़ेंगे। इसने ओरछा में, वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में एक महल का निर्माण करवाया, उसका नाम है जहांगीर महल। जहांगीर महल, ये आपको ध्यान रखना होगा। जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया? तो वीर सिंह बुंदेला ने करवाया, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो एक यात्री आता है जहांगीर के समय, उसका नाम होता है, उस यात्री का नाम होगा, वो है थॉमस रो। कौन है? थॉमस रो, सर थॉमस रो। थॉमस थॉमस रो, सर थॉमस रो यात्री आता है, ये विदेशी यात्री रहता है। ऐसा माना जाता है थॉमस रो के बारे में कि ये जहांगीर से मिलने के लिए इतना पागल था कि ये अजमेर से मांडू आ गया। मतलब ये राजस्थान में था, इसे पता चला कि भैया जहांगीर भाई साहब तो मांडू में है, तो अजमेर से ये मांडू आया। इसके अलावा और भी एक इसका बेटा था जहांगीर का, उससे भी ये मिला था, परवेज से भी ये मिला था, ये भी ध्यान रख लीजिए ना, रखो, है ना। परवेज से भी मिला था, परवेज परवेज से भी ये मिला था। कौन? थॉमस रो। बाकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना कि जब ये मिला तो ये पागल हो गया था इससे मिलने के बाद कि इसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि इसका एक पुत्र था जहांगीर का, इसने खुसरो खुसरो की हत्या करवा दी थी। किसने? जहांगीर ने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गद्दी के चक्कर में था, इसलिए इसे मरवा दिया गया था। वो ये मरवाया था कहां पर? बुरहानपुर। बुरहानपुर मतलब बुरहानपुर मुगलों की एक फेवरेट जगह थी। आप आगे भी पता चल जाएगा कि बुरहानपुर का लंबा चौड़ा इतिहास है। दूसरों की हत्या करवा दी, है ना। ये सारी चीजें जहांगीर के बारे में, बाकी तो और सारी चीजें होंगी वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। बुरहानपुर के किले में उसकी हत्या करवा दी थी, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे ये इसका शासनकाल रहा 1605 से लेकर 1627, 1627 से लेकर 1658 जो शासनकाल रहेगा वो रहेगा शाहजहां का। तो शाहजहां के बारे में पढ़ लेते हैं। शाहजहां, ये शाहजहां वो ही है भैया जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां 1627 से लेके 1658 तक रहता है। ये शाहजहां है। शाहजहां के बारे में आप सभी को पता है, स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है ना। और प्यार की जो प्यार के जो सिंबल है ताजमहल, वो शाहजहां के शासनकाल में निर्मित हुआ था। लेकिन वो जानते हैं कि जो प्यार का सिंबल पहले आगरा नहीं जाना पड़ता हमें, अगर वो बुरहानपुर में स्थापित हो जाता है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा शायद कि पहले, सबसे पहले जो ताजमहल है ना, बुरहानपुर में स्थापित मतलब बनाया जा रहा था, क्योंकि बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे जो शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, उसकी मृत्यु हो जाती है यहीं पर। इसके बाद उसकी कब्र को आगरा ले जाया जाता है और वहां पर ताजमहल बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर नहीं बनाने का कारण, पीछे कारण सिर्फ इतना सा है कि भैया जो राजस्थान से संगमरमर लाया जा रहा था, वो नर्मदा नदी को पार करने में दिक्कत आ रही थी। तो जब नर्मदा नदी को पार किया जाता तभी संगमरमर आ पाता। तो नर्मदा नदी को पार नहीं हो पा रही थी, संगमरमर लाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए आगरा में जाकर ताजमहल बनाया गया। तो आगरा कौन ले जाता है वो भी देखेंगे, हम सारी चीजें जानेंगे शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के शासनकाल में ध्यान रखना, एक यात्री आता है, वो देता है तेवनिया यात्री।
यात्री के बारे में ध्यान रखिए, जिससे हमें शाहजहां के शासनकाल के बारे में जानकारी और भी मिलती है, लेकिन इसके बारे में मध्य प्रदेश से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। टेरनियर, टेरनियर आता है, और ये टेरनियर यहाँ पर नहीं आता, ये डायरेक्ट कहाँ पहुंचता है, बुरहानपुर। जो शाहजहां के बारे में जितनी भी चीज पढ़ेंगे वो बुरहानपुर के बारे में। बुरहानपुर, बुरहानपुर वो ये खानदेश जिसे अकबर ने सोने की कुंजी से खोला था, क्योंकि अकबर जीत चुका था जिससे। यात्री आ गया। इसके बाद इसकी एक पुत्री का जन्म होता है यहीं पे, पुत्री का जन्म, पुत्री का जन्म होता है, और पुत्री का नाम होता है जहारा। जहारा इस पुत्री का नाम होता है, और रोशनारा या जहारा इसका नाम होता है। रोशनारा बहुत चर्चित है, आपने रोशनारा की अगर जीवनी पढ़ोगे तो बहुत सारे अफेयर मिलेंगे रोशनारा के बारे में। रोशनारा का जन्म होता है कहाँ पर, बुरहानपुर में जन्म होता है रोशनारा का। इसके अलावा बुरहानपुर में ध्यान रखना मृत्यु होती है, मृत्यु होती है, किसकी होती है, मुमताज की, मुमताज की यहीं पर मृत्यु होती है। ध्यान रखना बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। शायद जो रोशनारा थी, इनको जन्म देने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो इनकी बेटी थी वो मुमताज जैसी लगती थी। इसके बाद जो अफेयर चलते हैं कि जो डिमांड करता है शाहजहां के दौरान की मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुमताज जैसी दिखने वाली मेरी बेटी चाहिए। वो उसका नाम था रोशनारा, जिसे मांगा गया था किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। और एक कोठरी में साथ में रहते थे दोनों, क्यों कहीं ना कहीं ये पसंद करता था किसे, रोशनारा को, अपनी बेटी को ही पसंद करता था। ऐसा इतिहास है मुगलों का, है ना। तो ठीक है, चलो। इसके अलावा ये यहाँ पर रहता है मुमताज। यहाँ पर जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा सर, ठीक है, बाकी तो ठीक है, जो हुआ वो बाद में देखेंगे, पर इतिहास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, सब मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे क्या संबंध रहे और क्या क्या दिक्कतें आई वो चीजें। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है, जब इसकी मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी मुमताज की, तो हम ताजमहल के बारे में, जो ताजमहल है, ताजमहल, ताजमहल आगरा में क्यों पढ़ते हैं, आगरा में, आगरा में ताजमहल क्यों पढ़ते हैं जब मुमताज की कब्र यहाँ पर है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि मुमताज की मृत्यु यहीं पे ही हुई थी, और इसकी कब्र, कब्र भी बुरहानपुर में ही है। बुरहानपुर में दफनाया गया था। कहां पर, बुरहानपुर में, ताप्ती नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था। मैं आपको छोटा सा डायग्राम बनाकर बताता हूँ, जिसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मध्य प्रदेश मान लो, ये मध्य प्रदेश है आपका, है ना। अब यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, और यहाँ पर है बुरहानपुर, यहाँ पर है बुरहानपुर। अब जब ताप्ती नदी, यहाँ पर नीचे ही ताप्ती नदी है, यहाँ पर बुरहानपुर के किनारे, यहाँ पर ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया गया इसको। लेकिन जब इसका ताजमहल, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेम करता था अपनी पत्नी से, कौन, शाहजहां। जब पत्नी से प्रेम था तो भैया वियोग बिछड़ना अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा कि कुछ ना कुछ इसकी याद में कब्र बनाई जाए। तो ताजमहल बनाने की जिद करने लगा और ताजमहल बनाने की बात करने लगा। तो जब ताजमहल बन रहा था तो यह राजस्थान है, और राजस्थान से जब संगमरमर ला रहा था तो ये नर्मदा नदी पड़ रही थी बीच में। अब नर्मदा नदी को पार करना, छोटी मोटी नदी छोड़ने, बहुत बड़ी नदी है ना, तो उसे पार करना मुश्किलों का मैदान था, तो उसे पार नहीं किया जा रहा था। इसलिए फिर क्या किया, जो मुमताज की कब्र है उसे आगरा भेजा गया। शहजादा शुजा, शुजा ले गए कहां पर, कब्र को कहां पर भेजा गया, आगरा। और संरक्षण किसके साथ भेजा गया, ये भी ध्यान रखना, संरक्षण किया जाता है शहजादा शुजा, मतलब कोई लूट ना ले कब्र को। इतिहास में मैं पढ़ाऊंगा, कुछ ने तो कब्रों, अकबर की कब्र को भी लूट लिया था कुछ जाट सरदारों ने, है ना, वो भी पढ़ाऊंगा। इसलिए संरक्षण में भेजा गया, कहाँ भेजा गया, आगरा में भेजा गया। और आगरा में भेजने के बाद यहीं पे ताजमहल बनता है, और फिर यहीं पे प्यार का सिंबल, आप सभी को पता है कि आगरा का ताजमहल कितना फेमस है। तो आगरा में बनने से पहले मध्य प्रदेश में बनता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी तो यही चीजें, प्रारंभिक कब्र यहीं पे मिलती है, और आगरा के ताजमहल का निर्माण आप सभी जानते हो। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मुमताज की प्रारंभिक कब्र, जो मुमताज की प्रारंभिक कब्र है, प्रारंभिक कब्र कहां पर मिलेगी, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर माना जाएगा, वो है बुरहानपुर, है ना।
प्रारंभिक रूप से कभी क्वेश्चन आएगा तो आप लगाओगे बुरहानपुर। यही सारी चीजें हैं जो मुमताज के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाकी चीजें है ना, मैं बाद में आपको समझाता रहूंगा, लेकिन अभी अगर मैंने समझा दी तो फिर बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा और इतिहास खत्म नहीं होगा। जितना इम्पोर्टेंट है वो चीजें ले लो। बाकी तो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इकट्ठी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, कचरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पता ही नहीं चलेगा ये मध्य प्रदेश के इतिहास या इंडियन इतिहास। जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब अलग से अपन पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कैसा क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत आई, वो सारी चीजें देखेंगे। टाइम हो गया सर की क्लास में, लेकिन पढ़ते हैं। जो अगला शासक आता है वो आता है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है और ये कहीं ना कहीं संगीत वादन करने के लिए भी निपुण था। आप इतिहास में दो शासक संगीत के लिए दिखाई देंगे, एक तो समुद्रगुप्त दिखाई देता है आपको जो वीणा वादन में निपुण था, और एक आपको दिखाई देगा औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में छोटा सा किस्सा सुन लो। औरंगजेब की बीवी थी, उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने उसकी पत्नी के लिए ताजमहल बनवा दिया, तुम मेरे लिए क्या बनवाओगे। तो औरंगजेब ने भी फिर ताजमहल बनाने की कोशिश की। वो आगरा वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की। बीबी का मकबरा भी कहा जाता है जिसे द्वितीय ताजमहल, नकल करने की कोशिश की, लेकिन नकल नहीं हो पाई। नकल में भी अकल लगती है, उस समय अकल वाले थे नहीं, तो ताजमहल की नकल जो डुप्लीकेट बनाया जा रहा था वो नहीं बन पाया और बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया। इसलिए औरंगजेब को ऊपर ताने या आलोचना भी होती रहती। ठीक है, छोड़ो बात। लेकिन मध्य प्रदेश के संबंध में औरंगजेब का क्या क्या योगदान देता है वो देखते हैं। सबसे पहले बुंदेला विद्रोह होता है। बुंदेला जो विद्रोह होता है उसके बारे में देखते हैं। बुंदेला विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो थे छत्रसाल जी। छत्रसाल के बारे में जो बंदलों के बारे में पढ़ेंगे, जब 100% हम छत्रसाल जी के बारे में पढ़ेंगे। छत्रसाल कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के शिवाजी भी थे जो कहीं ना कहीं औरंगजेब को बहुत बड़ी मात्रा में टक्कर दे गए थे, तो छोटे मोटे नहीं थे ये। तो बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? छत्रसाल जी ने किया था। देवगढ़ के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। देवगढ़ जो गोंड राज की राजधानी थी, है ना, इसका नाम परिवर्तित करके इस्लामागढ़ या इस्लामगढ़ किसने रखा था? औरंगजेब ने रख दिया था। इसकी जो जानकारी मिलती है वो ध्यान रखना, क्योंकि किताबें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वो इस किताब का नाम था मासीरे आलमगीरी। ये मासीरे आलमगीरी ध्यान रखना, और इसके लेखक कौन थे उसके बारे में ध्यान रखना। साकी मुस्तैद खां इसके लेखक थे, उनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर 1627 में क्या होता है? प्रताप राव गुर्जर नाम का एक गुर्जर वो होता है, सेनापति होता है, वो शिवाजी का सेनापति होता है। शिवाजी के सेनापति ने बुरहानपुर मतलब खानदेश से क्या किया था? चोट वसूल की थी। आप सभी को पता है कि शिवाजी के शासन काल में, हम पढ़ेंगे तब मैं आगे बताऊंगा कि चोट और सादेश मुखी दो प्रकार के कर हुआ करते थे। उसमें से एक कर वसूला था चोट नाम का कसूला, जो वसूला था मतलब दबदबा था शिवाजी का, ये बताने के लिए औरंगजेब के समय की हमने तुम्हारी अधिकार क्षेत्र में भी कर वसूल लिया, ये बताने के लिए, बाकी और कुछ नहीं था। आप सभी को पता है जजिया कर जो फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ किया था, जो कहीं ना कहीं फिर वो अकबर आते आते बंद हो गई थी, फिर वापस किसने स्टार्ट कर दी थी? जो था वो आपका औरंगजेब था। तो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, वो बुरहानपुर या खानदेश के ऊपर लगाया है। तो बुरहानपुर बहुत ही ज्यादा चर्चित है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, इसका एक सेनापति था, और सेनापति का नाम है वो है दोस्त मोहम्मद खान। तो दोस्त मोहम्मद खान आने वाले समय में 1723-24 में भोपाल रियासत की स्थापना करेगा, और भोपाल रियासत के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्त मोहम्मद खान के बारे में इतना ध्यान रखना। वापिस एक बार सभी चीजों को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम क्लास को समापन की ओर ले जाएंगे। तो जल्दी से पहुंचते हैं पहले पेज पर। ये महाकाल जी का नाम लेकर हमने शुरू की थी, तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुगल काल आप सभी को पता है 1526 से लेकर 1857 तक रहता है, लेकिन हमें कुछ ही मुगल शासकों के बारे में पढ़ना है जो महत्वपूर्ण थे। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा। 1526 से लेकर 1530 तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था, मुगल वंश की स्थापना की, और खनवा का युद्ध हुआ क्योंकि ये राणा सांगा को हराना चाह रहा था, क्योंकि राणा सांगा कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्षेत्र पर राजस्थान का शासन चला रहा था। तो राणा सांगा दुर्भाग्य से हार जाता है,
और इस राणा सांगा का जो साथ देता है मध्य प्रदेश का मेहंदी राय देता है, जो चंदेरी का शासक रहता है। तो चंदेरी के शासक ने इसका साथ दिया, और फिर जब चंदेरी के शासक ने साथ दिया तो फिर होता है अगला युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। और इस युद्ध में चंदेरी के किले को जीत लिया जाता है और मेहंदी राय हार जाता है। और मेहंदी राय की जो पुत्रियां थी उनका विवाह हुमायूं और खामरान के साथ कर दिया जाता है, जो किसके देते हैं, मतलब जो बेटे थे बाबर के, शेरशाह सूरी। ध्यान रखना इस सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती कि इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने बाबर की तरफ से लड़ा था। फिर बाबर के जाने के बाद बेटे पर आक्रमण कौन कर देता है, शेरशाह सूरी हुमायूं पर, है ना। इस युद्ध में मीनार बनाई गई थी, वो भी सबों की, वो सारा ढेर लगा दिया था सबों का, वो ध्यान रखें। आगे बढ़ते फिर आता है हुमायूं क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोधी का जो साथ दिया था वो दिया था किसने, विक्रमजीत सिंह तोमर ने, जो तोमर परिवार ने साथ दिया था पानीपत के विक्रम युद्ध में बाबर के खिलाफ। तो इसी से गुस्सा है ग्वालियर पर कौन आक्रमण करता है, हुमायूं आक्रमण करता है। फिर ग्वालियर वाले क्या करते हैं, भैया उनके पास कोई नहीं हीरा होता है, ये ले जाओ और हमें बख्श दो, तो वो छोड़ देता है। 1535 में मंदसौर का युद्ध होता है, आप सभी को पता है। बहादुर शाह यहाँ पर शासन करता रहता है कि ये गुजरात का शासक होता है, इसे हरा दिया जाता है। इसके बाद 1539 में चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में वीर भालू बघेल हुमायूं की सहायता करता है। इसके जब तक मुगल काल रहता है तब तक बघेल वंश कर मुक्त शासन करता है, मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता इसके बदले। फिर 1540 में आप सभी को पता है दिल्ली ग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इस युद्ध में कौन हार जाता है, हुमायूं हार जाता है। और अगला जो शासक बनेगा दिल्ली पर वो कब्जा कर लेगा शेरशाह सूरी, अफगान वंश का अफगान था, तो अफगान वंश का शासन था शेरशाह सूरी। इसने सबसे पहले 1543 में रायसेन पर आक्रमण करता है और पूरणमल से कहता है कि वो किला नहीं जीत पा रहा था रायसेन का, तो उससे बोलता है, आप सभी को पता है कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, कुरान पर हाथ धरकर कसम खाता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन ये विश्वासघात करता है और किले को जीत लेता है। फिर इसी विश्वासघात के कारण मतलब बददुआएं तो लगती होगी, है ना, तो फिर कालिंजर पर अभियान करता है। उसी में ये आग्ने हुक्का नामक अग्नि यंत्र चलाता है, उससे फिर गोला टकराकर इसके पास गिर जाता है, उससे इसकी मौत हो जाती है। सड़क का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना, आगरा से बुरहानपुर किसने सड़क का निर्माण करवाया था, ये शेरशाह सूरी थे। ग्रांड ट्रंक रोड की इसने बनवाई। अकबर के बारे में जान लेते, बहुत महत्वपूर्ण शासक होता है। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल चला। सबसे पहले 1561 में सहारनपुर का युद्ध होता है। इसमें आदम खां आता है। आदम खां क्या करता है कि बाज बहादुर पर आक्रमण करता है और बाज बहादुर को हरा देता है। इसके बाद आप सभी को पता है राजगढ़ सहारनपुर में ही बाज बहादुर की समाधि है, रानी रूपमती की समाधि है, क्योंकि बाज बहादुर हार जाता है और फिर रानी रूपमती के पास मर जाता है। 1564 में असफ खां रहता है, जो रानी दुर्गावती पर आक्रमण करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती को अपने हरम में शामिल करना चाह रहा था अकबर, है ना। इसके बाद गोंडवाना अभियान के दौरान ये सब चीजें होती, बाद में रानी दुर्गावती के बारे में वो डिटेल्स हम पढ़ेंगे। फिर 1601 में अंतिम आक्रमण होता है, या 1605 या 1 रहता है, 1601 है जहां तक, तो देख लेना एक बार। तो अंतिम आक्रमण है ये अकबर के जीवन का। वो खानदेश या बुरहानपुर पर आक्रमण करता है। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर की जो किले की कुंजी थी या खानदेश की किले की कुंजी थी, इसने सोने की चाबियों से खोला था, ऐसा माना जाता है। शासक था यहाँ का मीर बहादुर। यहीं पर बुरहानपुर में आपको खूनी भंडारा मिलता है और जल वितरण व्यवस्था मिलती है, जो आपको जो बनवाई थी अब्दुल रहीम खाने खाना में। ये व्यवस्था आपको ईरान में देख सकते हो आप, जो भारत से ली गई है। संगीतकार थे बेजू बावरा, आप सभी को पता चंदेरी संबंधित है, तानसेन ग्वालियर से संबंधित है। बीरबल का जन्म हुआ मध्य प्रदेश में घोघरा सीधी में जन्म हुआ है। और यहाँ पर मुल्ला दो प्याजा की कब्र है हरदा में, हंडिया में, हरदा के हंडिया। आगे बढ़े, अगला जो शासक रहता है वो जहांगीर है। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि इसका एक दोस्त था, वो था वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने किसकी हत्या कर दी थी, अबुल फजल की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आ रहा था और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इसकी हत्या हो जाती। और फिर इसी दोस्ती की याद में वीर सिंह बुंदेला जहांगीर महल का निर्माण करता है ओरछा में, जो बुंदेलखंड में पड़ता है। थॉमस रो इसी समय यात्रा पर आता है और जहांगीर से मिलने के लिए वो कहां से, अजमेर से मांडू आता है ना, और परवेज से भी मिलता है ना। खुसरो की हत्या कौन कर देता है, जहांगीर कर देता है। आप सभी को पता है कि ये गद्दी के चक्कर में पड़ा रहता है, इसलिए जहांगीर इसकी हत्या करवा देता है बुरहानपुर। आगे बढ़े,
अगला शासक जो आता है वो शाहजहां आता है। आप सभी को पता है शाहजहां के शासनकाल में एक यात्री आता है, उसका नाम होता है टेम नियर, जो बुरहानपुर की यात्रा करता है। एक पुत्री का जन्म होता है, रोशनारा होता है, और इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है, और फिर ताजमहल का निर्माण होता है। प्रारंभिक रूप से ताजमहल आप सभी को पता है बुरहानपुर में बनाया जा रहा था, लेकिन वापस संगमरमर न आने की वजह से ये आगरा स्थानांतरित किया गया, और इसका संरक्षण किया था शहजादा शुजा ने। ताप्ती नदी के किनारे आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के बारे में आप सभी को पता है, बुंदेला विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था जसाले देवगढ़, जो गोंडवाना गोंड राजा गोंड राज की राजधानी थी। इसका नाम परिवर्तित करके इस्लामगढ़ कर दिया गया था। इसकी जानकारी हमें मासिर आलमगीरी से मिलती है, इंपोर्टेंट है। साकी मुर्शिद खान ने ये पुस्तक लिखी। 1627 में प्रताप राव गुर्जर ने पर बुरहानपुर पर आक्रमण किया और चोट वसूल की थी। ये शिवाजी का सेनापति था। शिवाजी अपने प्रभुत्व बताना चाह रहा था, औरंगजेब से नहीं डरती, है ना। 1679 में जजिया कर वापस लगाता है, और जजिया कर कहां से वसूलता है? खानदेश बुरहानपुर से भी वसूलता है। इसका एक सेनापति था, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। आगे जाकर ये भोपाल रियासत की स्थापना करता है, आप सभी को पता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, तो अगला वीडियो लेक्चर कल से प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।